हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स पता है जी, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सीडीपी का। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछा गया है वही पढ़ाएंगे आपको। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये फ्रेंड्स पूछा गया है और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स आपको वो ऑफिशियल आंसर बताने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कथन और यहाँ पे तर्क वाला है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कथन ए में यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, तर्क यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही एकमात्र जिम्मेदार कारक होते हैं। क्या लग रहा है आपको? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया गया है, सी में यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। देखिए फ्रेंड्स समझाते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से यहाँ पे दिया गया, पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गलत हो जाएगा, पूरी तरह से आनुवंशिक नहीं होता है। ठीक है, एक ये मतलब पहला कट गया। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही एकमात्र जिम्मेदार कारक होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वंशानुगत कारक ही सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, तो ए और आर दोनों गलत है। आंसर यहाँ पे डी में देखिए, डी में क्या दिया गया यहाँ पे, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ा सा वो बड़ा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल है जिसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग शामिल है? बताइए। देखिए फाइन मोटर स्किल में फ्रेंड्स क्या होता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक। इसमें फ्रेंड्स पता है जी, छोटी मांसपेशियों का ही उपयोग होता है। ठीक है, जैसे तेजी से दौड़ना, ये फ्रेंड्स नहीं होगा, इसमें पूरा बॉडी आपका मूवमेंट करेगा। ये जो है ना सूक्ष्म में नहीं आता है। एक पैर पर कूदना, ये भी नहीं आता है। अब बताइए, कागज पर एक वृत्त को काटना या सुई पिरोना? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपसी हो जाएगा। ठीक है जी, मान लीजिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो ना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्था में कौन सा शामिल है? बताइए तो आंसर। द्वितीयक संस्था में क्या आता है? देखिए फ्रेंड्स, केवल परिवार दिया गया, ये पहले पता है क्या होता है, ये द्वितीयक नहीं होता, ये प्राथमिक होता है। इसको कट करिए, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया होता है। ठीक है, द्वितीयक संस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण और क्रमबद्धता को की अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं लेकिन अमूर्त सोच में कठिनाई होती है? कमेंट करिए तो। देखिए बच्चा जो है ना वो संरक्षण और क्रमबद्धता तो जान जाता है लेकिन उसे अमूर्त सोच में कठिनाई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी आपका कट जाएगा क्योंकि अमूर्त सोच में उसको दिक्कत हो रहा है, तो अमूर्त संक्रियात्मक चरण तो नहीं होगा। अब बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, लास्ट में ना आपको कमेंट करना है कि आप कितना सही किए हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो यह सोचता है कि एक लंबे और पतले गिलास में चौड़े गिलास से अधिक पानी आता है, वह किस केंद्रीय सीमा को प्रदर्शित कर रहा है? बताइए। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। ठीक है जी, एक बच्चा यह सोचता है कि एक लंबे और पतले गिलास में, देखिए फ्रेंड्स वो बच्चा सोचता है, जब मान लीजिए गिलास है, ये पतला सा लंबा गिलास, इसको समझिएगा। ठीक है, पतले गिलास में चौड़े गिलास से अधिक पानी। फ्रेंड्स एक यहाँ पे एक गिलास दिया, ये चौड़ा गिलास है। ठीक है, ये चौड़ा गिलास है और दोनों में पानी सेम ही आएगा, लेकिन बच्चा पता है क्या समझता है, बच्चा सोचेगा ना कि इसमें ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, तो इस सोच को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। इस सोच को कहते हैं फ्रेंड्स केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। ली वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। ली वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? छठा का बताइए। सांस्कृतिक उपकरण, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड। ये सभी जो है ना ले वाइगोस्की का दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन, लीव वाइगोस्की के सिद्धांत में शिक्षार्थी को कार्य को पूरा करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी और आवश्यकता अनुसार सहायता को क्या कहा जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला गया कि शिक्षार्थी को काम को पूरा करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी और आवश्यकता अनुसार सहायता को क्या कहते हैं? तो इससे पता है क्या कहते हैं फ्रेंड, इससे जो है ना स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को हेल्प किया जाता है ना उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आंसर दीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और यह मानता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना समाज के लिए आवश्यक है? बस इतना ध्यान से पढ़िएगा, इतना ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इतना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना समाज के लिए आवश्यक है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, यह किस में आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एग्जाम तक फ्रेंड्स आपको जुड़े रहना है फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अधिगम को कैसे देखा जाता है? एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों के अधिगम को कैसे देखा जाता है? बच्चों के ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखा जाता है। ये सही होगा क्या फ्रेंड्स? ये सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति प्रकृति के विभिन्न तत्वों, पौधों, जानवरों और प्राकृतिक व्यवस्था को गहराई से पहचानने की क्षमता रखते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? 10 का कमेंट करिए, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? अच्छा क्वेश्चन है जी। जो व्यक्ति फ्रेंड्स प्रकृति के विभिन्न तत्व, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? इसका उद्देश्य क्या होता है? 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। और हम पता है क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि हर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, हर टॉपिक का क्वेश्चन, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, जीन पियाजे का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो एक जगह पढ़ा है, कोहलबर्ग का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक क्लास करवाएं। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, ऐसा क्लास करवाना कैसा रहेगा? अगर अच्छा है तो आप कमेंट करिएगा, आपको ला देंगे। ठीक है, चलिए कमेंट करिए आंसर। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और शिक्षण अधिगम को सुगम बनाना, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों को कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कियों को केवल घरेलू कार्य का एग्जाम्पल देना गलत हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों को पूरी तरह से अलग बैठाना, ये भी नहीं करना है। यह कहना कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये भी नहीं करना है। आंसर ए में देखिए, दोनों की ऐसी गतिविधियों में समान अवसर देना जो गैर पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को दर्शाती हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 13। चलिए अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थी के बीच पाई जाने वाली व्यक्तिगत विविधताओं को के प्रति एक संवेदनशील शिक्षक को क्या रुख अपनाना चाहिए? बताइए। कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच पाई जाने वाली व्यक्तिगत विविधताओं के प्रति एक संवेदनशील शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविधताओं को एक कमी मानकर अनदेखा कर देंगे, नहीं करना है। कठोर मानकीकृत निर्देश देना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल मेधावी बच्चों के अनुसार ही पूरी कक्षा को पढ़ाना, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी आपका विविध शिक्षण शास्त्रियों, रणनीतियों और लचीले पाठ्यक्रम का उपयोग करना। ठीक है, हमेशा जो है ना लचीला पाठ्यक्रम का ही उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है?
सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? केवल वर्ष के अंत में ली जाने वाली लिखित परीक्षा होता है? नहीं, ये गलत हो गया। बच्चों के केवल अनुशासन और स्कूल रिकॉर्ड को देखना? नहीं। छात्रों को केवल याद रखना? देखो बच्चों से जो फ्रेंड्स, बच्चों से कभी भी याद नहीं करवाना है, रटाना नहीं है। ये सब ऑप्शन गलत हो गया। मूल्यांकन मतलब क्या होता है? देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष का आकलन होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, कौशल या समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कमेंट करिए। ऐसा इसमें से कौन सा प्रश्न है? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें फ्रेंड्स बच्चा दिमाग लगाया क्या? नहीं, वो जो है वो आंसर दे देगा तुरंत। यहाँ पे क्या बोला गया कि उच्च स्तरीय सोच, मतलब बच्चा उस क्वेश्चन के बारे में सोचे, अपना कुछ दिमाग लगाए। इसमें तो अपना कुछ दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जो है वो बता देगा। संविधान किस तारीख को पूरी तरह से लागू हुआ था? इसमें भी फ्रेंड्स वो दिमाग क्या लगाएगा? जो है वो बता देगा डेट। 10 को 4 से गुना करने पर क्या संख्या मिलेगी? फ्रेंड्स 40 मिलेगा, तो वो तो डायरेक्ट 40 बोल देगा। इसमें दिमाग कहाँ लगाया वो? ये सब ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को कम करने के लिए आपके पास क्या नवीन और व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं? तो बच्चे इसके बारे में क्या करेगा? सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका बी है। आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 16 का बताइए। एक शिक्षक को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? ठीक है जी, एक ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, ठीक है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेगा एक शिक्षक? क्या करेंगे एक शिक्षक बताइए? स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री जैसे ब्रेल लिपि और ऑडियो टेप का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स ये सही है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है ना, तो उसके लिए स्पर्शनीय मतलब वो छू कर समझ सके, श्रव्य मतलब ऑडियो मतलब वो सुन सके। ठीक है जी, क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है तो वो सुनकर भी सीख सकता है, जैसे ब्रेल लिपि होता है और ऑडियो टेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सही एग्जाम्पल है? 21 का बताइए। एक छात्र प्रथम आने पर मिलने वाले इनाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा जो है ना इनाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एक छात्रा विज्ञान का प्रोजेक्ट इसलिए बना रही है क्योंकि उसे इसी विषय में गहरी रुचि और जिज्ञासा है। ये हमेशा सही होता है। जिसमें खुद का जिज्ञासा है, जिसमें खुद का रुचि है, वो फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, 22 नंबर। सार्थक अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 22 का बताइए। तो हम लोग फ्रेंड्स इस क्लास में जो है ना आज 25 क्वेश्चन ही रहने देंगे। ठीक है जी, 25 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे आपको। और वैसे क्लास से मेरा 30 क्वेश्चन होता है, लेकिन आज 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सार्थक अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में रटने की आदत को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, बच्चों से कभी भी फ्रेंड्स रटाना नहीं है, गलत होता है। छात्रों के बीच केवल प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहिए, कंपटीशन करवा देंगे बच्चों के बीच, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल अमूर्त और कठिन भाषा का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों के सामने अगर आप कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे ना, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे बी है। नया ज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, नया ज्ञान जो है ना वो बच्चों के पूर्व ज्ञान मतलब वो पहले से जो जानता है और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। समस्या समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्थिति बाधित या अवरुद्ध कर सकती है? कमेंट करिए। तो बाधित या अवरुद्ध कर सकती है मतलब रोक सकती है, इसमें से कौन सा? नेगेटिव आपको खोजना है। ठीक है, वैकल्पिक रणनीतियों की खोज करना, ये तो सही होता है जी। कोई भी समस्या को अगर आप समाधान कर रहे हैं ना, तो वैकल्पिक रणनीति आपके पास होना चाहिए, सही होता है। समस्या के छोटे भागों में विभाजित करना, ये भी सही होता है, ये रोक या अवरुद्ध नहीं करेगा फ्रेंड। ठीक है,
अगर कोई समस्या का आप समाधान कर रहे हैं ना, तो आप समस्या के छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये सही होगा। समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करना, ये भी सही होता है। ये तीनों सही होता है जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, मानसिक स्थिति बाधित या अवरुद्ध कर सकती है। देखिए, पर्याक्रात्मक स्थिरता लिख लीजिए, यह हमेशा नेगेटिव होता है। किसी वस्तु के केवल एक ही पारंपरिक उपयोग पर अड़े रहना, ये फ्रेंड्स ये गलत होता है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञान और संवेग के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? 24 का बताइए। 24, अत्यधिक भय, तनाव और चिंता की स्थिति बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और स्मृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सही बात है। अगर फ्रेंड्स बच्चा बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा तनाव में है ना फ्रेंड्स, उसको क्या होगा, नकारात्मक रूप से वो प्रभावित हो जाएगा। आंसर आपका बी है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार अधिगम का मूल स्वरूप स्वभाव से डैश और डैश है, कमेंट करिए। अधिगम का फ्रेंड जो स्वरूप है ना, अधिगम का जो स्वरूप है वह कैसा है, कमेंट करिए। तो निष्क्रिय और व्यक्तिगत, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक, या फिर क्या होगा। देखिए, निष्क्रिय फ्रेंड्स हमेशा गलत होता है, निष्क्रिय कभी भी सही नहीं हो सकता है। निष्क्रिय उड़ा दिए। अब बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, सक्रिय होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। 25 में आप लोग कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा? कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट करिए। क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक आप सभी को कर देना है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।